अब हमारा चैप्टर जो है, अगला चैप्टर, वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 का शीर्षक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये शीर्षक दिया गया और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल जो है 16 अनुच्छेद को शामिल किया गया है और ये खंड जो है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक न्याय तथा व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर जोर देना चाहिए। अगर हम लोग इसके हिस्ट्री को देखना चाहें तो इतिहास को, जैसे संविधान सभा के एक सदस्य थे श्री BN राव। उन्होंने संविधान सभा को सलाह दी थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाए। अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाए। एक वे अधिकार हों जो न्यायालय से परिवर्तित कराए जा सकते हैं। दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और जो दूसरा अधिकार है यानी इनकी अपरिवर्तनीय अधिकार, यानी कि ये वाला अपरिवर्तनीय अधिकार, नॉन जस्टिसेबल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ जो है कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक शिक्षा या प्रेरणा दे सकते थे। और संविधान सभा ने ये सुझाव को जो है स्वीकार किया और मूल अधिकार के तुरंत भाग 4 में जो है इन्हें स्थान दिया गया। और इसमें जो है कुछ संविधान संशोधन भी किए गए हैं। इसमें संशोधन कौन कौन है, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन, 43
ये 1976 का अधिनियम था। इसके माध्यम से जो है इसमें अनुच्छेद 39 का, 43 का तथा 48 का जोड़ा गया। अगला जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम है। ये 1978 का था और इसके माध्यम से अनुच्छेद 38 के भाषा में संशोधन किया गया। फिर अगला जो है हमारा 86वें संविधान संशोधन था। और ये 2002 का था। इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 को में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। और इसके साथ ही अनुच्छेद 45 के मूल पाठ को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पाठ रखा गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर डाला गया। और हमारा जो अगला संशोधन था वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये जो है 2011 का था और इसके माध्यम से इस भाग में एक और संशोधन करके जो है अनुच्छेद 43 ख को अंतः स्थापित किया गया। और ये जो अनुच्छेद 43 का है वो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, स्वायत्त प्रचालन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल तथा पेशेवर प्रबंधन प्रोफेशनल
मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो है ये सारे संशोधन इसमें किए गए। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं। संविधान में विद्यमान नीति निर्देशक तत्व present in the Constitution। जैसे कि हमारा पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से ये शुरू होता है। इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 इसमें जो है इस भाग के लिए इस भाग के दिए गए इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। और ये जो है अनुच्छेद 38 जो है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और जो अनुच्छेद 38 है उसका सेकेंड पार्ट आय सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां विशेषता सामाजिक
आर्थिक, न्याय से संबंधित नीतियां, जैसे पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु व शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। इसके बाद अनुच्छेद 39 क में जो है समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी
बीमारी या आशक्ता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति मैटरनिटी सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, ये सब एक बार पढ़ने पर क्लियर हो जाएगा। शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों, वर्कर्स के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उसका अनुच्छेद 43 का वही सहकारी समिति वाला, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 में शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। लोगों के पोषाहार स्तर अनुच्छेद 47 में न्यूट्रिशन लेवल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स व हानिकारक नशीले पदार्थों इंजूरियस ड्रग्स के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। इसके सेकेंड पार्ट में यानी अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व अन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 49 जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में राज्य की
लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। और आखिरी जो है इस भाग के अलावा भी है, लेकिन इस भाग में आखिरी जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ये था अनुच्छेद 51। अब जो है हम लोग देखते हैं संविधान के अन्य भाग में भी नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के अन्य भागों में दिए गए नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स present in other parts of Constitution। और इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें अनुच्छेद 335, इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता, efficiency of administration बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह अनुच्छेद 335 में कहा गया है। और इसी तरह जो है एक है अनुच्छेद 350 का। इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें। इसी तरह अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 351 से जुड़े एक मामले में यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 का और 351 में शामिल निर्देशक संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु न्यायालय ने इन सिद्धांत को लागू करने पर उतना ही ध्यान दिया है जितना नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान दिया है। इसलिए इन्हें संविधान के भाग 4 के साथ जो है पढ़ा जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन fundamental rights and directive principles of state policy। जैसे कि पहला अंतर है कि मूल अधिकार ये परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जस्टिसेबल है, और जो इसको शॉर्ट में लिखते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी प्रकृति प्रायः नकारात्मक होती है। नकारात्मक है क्योंकि वे राज्य की सीमा की शक्तियों, जो राज्य की शक्ति की सीमाएं हैं उसको स्पष्ट करती है, और जो DPSP है ये इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। प्रकृति प्रायः सकारात्मक, क्योंकि ये राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स राज्य को बताती है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स जो है आमतौर पर राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श जो है इसमें निहित होता है, आदर्श निहित है। और जो DPSP है इसमें जो है मूल रूप से आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये व्यक्ति की मतलब इसको लागू करने के लिए व्यक्ति की सजगता और साथ ही जागरूकता, यानी उसको पता होगा तब तो वो लागू करवाएगा, उस पर निर्भर करता है। और जो DPSP है ये राज्य द्वारा लागू किया जाता है, राज्य द्वारा लागू किया जाता है। पांचवा जो है
फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है युक्ति युक्त निर्बंधन भी दिए गए हैं, लगाए जा सकते हैं। और जो डीपीएसपी है वो प्रतिबंधनों से मुक्त है, और खास तौर पर जब तक कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है तब तक वो जो है मुक्त है। इसके अलावा जो है एक ये हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, और डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। होती है, यह स्वतः लागू नहीं होता है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्वतः लागू हो जाता है। अब जो हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में संघर्ष। हिस्ट्री ऑफ द struggle between DPSP and fundamental right। जैसे कि मूल अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जो अनुच्छेद 32 बताता है, और वहीं पर अनुच्छेद 37 कहता है कि, जैसे यहाँ पर लिख भी दिया जाए, जैसे अनुच्छेद 32 जो है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो परिवर्तनीय है, यानी जैसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। और जो अनुच्छेद 37 है 37 वो कहता है कि डीपीएसपी जो है ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसलिए शुरुआती मामलों में, जैसे कि एक केस जो है सर्वोच्च न्यायालय में 1951 में पहुंचा था, और वो था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दो राइजन मामला। ये 1951 का मामला था, और इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा था कि जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स यानी डीपीएसपी और मूल अधिकार के बीच किसी टकराव में जो है फंडामेंटल राइट्स प्रभावी होगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी से ऊपर है। इसी तरह जो है एक था केरल एजुकेशन बिल मामला, 1959 मामला, और इस मामले के निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों का महत्व नीति निर्देशक तत्वों से अधिक है, किंतु मूल अधिकारों का अर्थ और विस्तार को निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेगा। मूल अधिकारों की महत्व या अर्थ लिखते हैं, मूल अधिकारों के अर्थ और विस्तार निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। जहां तक संभव होगा दोनों में जो है समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाएंगे। दोनों के बीच संतुलन बना रहे हैं, जहां तक संभव है सिद्धांत अपनाएंगे, यानी इसको जो बोला जा सकता है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन।
इसका सिद्धांत जो है अपनाएगा। और जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार के शासन के दौरान जो है संसद ने 25वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया था और संविधान में जो है अनुच्छेद 31 ग को अंत स्थापित किया और अनुच्छेद 31 ग में यह प्रावधान किया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि अगर अनुच्छेद 39 ख या 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है तो वह विधि उस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। और साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था किया गया था कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के पक्ष में बनाई गई विधियां न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त होगा। और आगे जाके जो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये 1973 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग की विधिमान्यता पर विचार किया और इसका जो आरंभिक अंश जो अनुच्छेद 39 ख और ग को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता प्रदान करता था, न्यायालय द्वारा जो उसको विधिमान्य घोषित किया गया, लेकिन इसका वह अंश जो अनुच्छेद 39 ख और ग को वरीयता देने के उद्देश्य से बनाई गई विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर करती थी, न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और इस निर्णय का महत्व जो है इसलिए है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 31 ग को ज्यादा विस्तृत बनाया गया था और इस तरह से कहा जा सकता है कि यही सेम डिसीजन जो ऊपर में कहा गया कि मूल अधिकारों का अर्थ और विस्तार निर्धारित करते समय जो न्यायालय डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं करेगा और साथ ही साथ जो है डीपीएसपी और मूल अधिकारों की विष्ट टकराव की स्थिति में जो है फंडामेंटल राइट्स प्रभावी होंगे, ऐसे डिसीजन इसमें भी आए थे। इसके अलावा जो मिनर्वा मिल्स मामला है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 का मामला था। तो इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और जिसके माध्यम से अनुच्छेद 31 ग में संशोधन किया गया था और न्यायालय ने घोषित किया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये कहा गया था इसमें। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में जो विस्तार किया गया है वह इस संतुलन पर आघात करता है और न्यायालय ने घोषित किया कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 31 ग जिस रूप में था अर्थात जैसा कि वह 25वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रविष्ट किया गया था वह उसी रूप में विद्यमान रहेगा। और वर्तमान स्थिति यह है कि 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा स्थापित अनुच्छेद 31 ग अपने मूल रूप में वैध है, किंतु उसके आधार पर बनाई गई विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत बनाए गए अधिनियम के उद्देश्य अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में बताए गए उद्देश्यों से युक्त रूप से जुड़े हैं या नहीं, ये चीजें किया जा सकता है। उसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया, जैसे कि कुछ निर्देशक तत्वों को गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया है। कुछ डीपीएसपी को गरिमापूर्ण जीवन यानी डिग्निफाइड लाइफ की आवश्यक शर्तों के रूप में स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार का दर्जा दिया है, मूल अधिकार का दर्जा दे दिया है। और इसका हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर जो है
हम लोग अनुच्छेद 45 कह सकते हैं। अनुच्छेद 45 इसमें क्या दिया गया है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, और इसको जो है अनुच्छेद 21 में भी शामिल कर लिया गया है, तो इस वजह से ये मूल अधिकार भी बन गया। इसके अलावा जो है न्यायालय ने कहा है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में जो है विरोधी संबंध नहीं है, विरोधी संबंध नहीं है, बल्कि पूरक संबंध है, पूरक संबंध है। और इसके तहत जो है, जैसे कि जो मिनर्वा मिल्स मामला है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इसमें जो कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के मध्य संतुलन जो है वह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है।